तो मेरे ख्याल से इनफ वेट कर लिया हमने, हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अपना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करें मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तुम्हारा नाम बताओ। अपना सॉरी। मैंने अबनार। अबनार यहीं के स्टूडेंट हो? मैं नॉर्थ से नॉर्थ में एफडी कंप्लीट हुई। एफडी कंप्लीट कर लिया, स्किल्स का ये तुम्हारा पहला पेपर है फिर? पहला सेवन दूसरा। S7 के इंशाल्लाह चलेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की क्लास जो है ना वो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी रखी थी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कोर्स का, पेपर पैटर्न वगैरह देखेंगे हम, और हल्की फुल्की चिट चैट करेंगे अपने इस कोर्स के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि पेपर का नाम तो क्या है भाई? लॉ। सही। सो इट इज द कंप्लीट टाइटल इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। दो किस्म के लॉज जो है वो इसमें कवर किए जा रहे हैं, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, और दूसरा बिजनेस लॉ जिसको हम मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, डीलिंग का जो लॉ कहलाता है। अगर हम अपने कोर्स का स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, तो उसमें हमें देखो 7 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। चैप्टर्स वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात करें किसकी? जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स की। उसमें जो बड़े टॉपिक्स हैं हमारे पास, सबसे पहले जो है ना वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली लेंदी है। शादी वाली लड़की को सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भाई, जो कि इसमें से काफी सारे लॉ की फंडामेंटल है। यहीं से हम स्टार्ट भी करते हैं, बिस्मिल्लाह भी यहीं से करते हैं। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग का सारा लॉ जो है ना वो बेसिक्स जो उसकी होती हैं, कि जब आप एक डील बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, एग्रीमेंट बनाते हो दूसरी पार्टीज के साथ, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आप तय करते हैं, तो उस एग्रीमेंट की क्या हैसियत होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस की इंडिविजुअली क्या हैसियत होती है, अगर उसको तोड़ दिया जाए, ब्रीच कर दिया जाए, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का क्या आउटकम है। सही है, टर्म या कंडीशन कोई ब्रीच की जा रही है तो उसका क्या आउटकम निकल रहा है, सिवियर टर्म ब्रीच की जा रही है या लेस सिवियर टर्म ब्रीच की जा रही है। सही है। कोर्ट्स का अगर दरवाजा खटखटा सकते हैं तो किन केसेस में खटखटा सकते हैं, किन केसेस में नहीं खटखटा सकते। खटखटा सकते हैं तो क्या डिमांड क्लेम कर सकते हैं हम कोर्ट से दूसरी पार्टी के खिलाफ। सही। तो एक प्रोफेशनल जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली जितना लॉ की समझ नीडेड है वो लॉ की समझ जो है वो अब दी गई। पहले तो उससे काफी ज्यादा समझ दी जाती थी लॉ। अगर मैं बैक इन द डेज बात करूं, जब ये पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो ऐसा लगता था एसीसी आधा लॉयर बना रहे हैं आप। सही, लेकिन शुक्र है उनको तरस आ गया। मैं विक्टिम हूँ पुराने सिलेबस का। सही है, लेकिन ये है कि शुक्र है कि उनको तरस आ गया थोड़ा सा, तो उन्होंने जो है वो इस चीज को बिल्कुल टू द पॉइंट कर दिया। अब हमारा पेपर जो है जितना जरूरी है हमारे लिए पता होना, उतनी चीज हमें जो है वो बताई जा रही है। बाकी तो जाहिर है फिर प्रैक्टिकली आपकी जनरल नॉलेज जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो बढ़ती जाती है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि हमने क्या चीज बेसिकली देखनी है, ऑल अबाउट एग्रीमेंट्स। तुम्हारा जो टीएसए के साथ रिलेशनशिप है वो भी एक एग्रीमेंट ही है। उसमें भी तुमने एक एडमिशन फॉर्म फिल किया, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो प्रोबेबली तुमने देखे बगैर साइन कर दिए। सही, कोई 6-7 टर्म्स उसमें भी थी जो तुमने साइन कर दिया देखे बगैर। खैर, तो हाँ, ये अच्छी बात है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक चंदे के तौर पे डिस्कस हुआ हुआ है लॉ ऑफ। है बहुत बड़ा लॉ, लेकिन हमारे कोर्स में जो है ना वो 2 पेजेस का जो है वो डिस्कस हुआ हुआ है, छोटा सा लॉ। कि आपको बस एक एजेंट का, एक बीच के बिल्ले का, जो दो पार्टीज की डील कराता है, उसका रोल समझ में आ जाए। तो उसकी तो ड्यूटीज भी होती हैं, उसके राइट्स भी होते हैं। सही, लेकिन हमें वो सब चीजें पहले पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जा रही। बस अब हमें ये देखना है कि हाँ एक एजेंट क्या चीज होती है, और नॉर्मली वो जो डील्स कर रहा होता है दो पार्टीज के दरमियान, उसमें उसकी खुद की क्या हैसियत होती है। ठीक है। लॉ ऑफ एजेंसी देखेंगे हम, जिस ऑर्डर में मैंने ये लॉज लिखे मैं इसी ऑर्डर में मैं कवर करवाऊंगा इन चीजों को। और उसके बाद फिर देखो एक और लॉ हमें नजर आ रहा है, दैट इज लॉ ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि ये कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, तो बिजनेस की एक टाइप कंपनी है, एक टाइप क्या है, पार्टनरशिप है, एक टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप तुम्हारे कोर्स में कवर नहीं की जा रही, क्योंकि उसके लिए कुछ खास कवर करने को है नहीं ना, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है ना कुछ है, बस आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर देना है। सारे प्रॉफिट्स भी जो है वो किसके हैं? एक ही बंदे के हैं, तो सोल प्रोप्राइटर, तो उसमें कोई खास कुछ कवर करने की बात है नहीं। लेकिन जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, और ये रिलेशनशिप जाहिर है फिर इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, और इनके दरमियान एग्रीमेंट बनता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं यूजुअली। तो उनके दरमियान फिर जो चीजें तय पाती हैं, उनकी क्या हैसियत होती है पार्टनरशिप में, और उनका फॉलो होना कितना
जरूरी होता है। और पार्टनरशिप का बाकायदा लॉ है, अलग से एक्ट है। पार्टनरशिप के 3 एक्ट्स हैं जो यूके में चल रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो ये 3 अलग किस्म की पार्टनरशिप्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं यूके के अंदर। तो टोटल कितनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप नजर आती है हमें यूके में? 3 पार्टनरशिप्स नजर आती हैं। तो तीनों की क्या लीगल हैसियत है, पार्टनर्स के लिए क्या एबिलिटीज हैं, क्या डिसेबिलिटीज हैं तीनों किस्म की पार्टनरशिप में, वो हमने देखना है इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर इस कोर्स का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, यानी आराम से मैं कह सकता हूँ इजिली 70 to 75% ऑफ द कोर्स जो टॉपिक तुम्हारा कवर कर रहा है वो है कंपनी लॉ, जिससे तुम्हारे कोर्स के टाइटल की बिस्मिल्लाह हो रही है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट किसको कहते हैं हम कलेक्टिवली? कंपनीज को कहते हैं। सो कंपनी लॉ की जब आप बात करते हैं तो कंपनी लॉ में ऑल अबाउट कंपनीज। कंपनी अगर आपने फॉर्म करनी है तो वो किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी होती कितनी किस्म की है। यूजुअली F1 के लेवल पर, FBT का जो पेपर होता है तुम्हारा, उस पर 2 किस्म की कंपनीज तुम कवर कर आ रही होती हो, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक पब्लिक लिमिटेड होती है। तो उसमें जो सब चीजें तुमने देखी ना कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, ऑडिटर्स को भी कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली वो काम होता किस तरीके से? क्या डायरेक्टर्स गुलामों की तरह शेयर होल्डर्स के सामने स्टेज पे खड़े हुए होते हैं और शेयर होल्डर्स बोलियां लगा रहे होते हैं उनकी? सही है। तो ये किस तरह से होता है प्रैक्टिकली ये काम, ये हमने ऑब्वियसली इसका जरा मोर डिटेल व्यू अपने इस कोर्स में लेना। सो कंपनी बनने से लेकर, ठीक है, कंपनी में शेयर्स कैपिटल किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है, कंपनी लोन कैसे ले सकती है लॉन्ग टर्म, ठीक है, कंपनी में शेयर डायरेक्टर्स किस तरह से रखे जाते हैं, उनकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी में ऑडिटर किस तरह से रखा जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी जो आप कह लो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन ऑडिट कर सकता है, कौन ऑडिट। जैसे तुम लोगों को एक बात तो पता है, कंपनी का अपना एम्प्लॉय एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकता। सही, एक्सटर्नल का वर्ड ही क्या हो जाएगा फिर, खत्म हो जाएगा। उसको बेहतर है हम क्या बोले, उसको इंटरनल ऑडिटर बोले, ठीक है जी। सो एक्सटर्नल ऑडिटर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, इनको अगर रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके क्या रूल्स हैं, सही, कैसे डायरेक्टर और ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, इनको अगर रिजाइन करना है तो ये रिजाइन कैसे कर सकते हैं, सही। तो ये सारी की सारी चीजें, और फिर इनके राइट्स और ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर्स की पावर्स क्या है कंपनी में, कैसे वो डिफरेंट पार्टीज के साथ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर सकते हैं, सही है। तो ये सब चाय दे दीजिएगा। सो ये सब चीजें जो है वो हमने देखनी है। फिर शेयर कितनी तरीके का होता है कंपनी में, तुम लोगों ने 2 तरीके का शेयर F3 के लेवल पर आएगा देखा होगा, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिर तुमने लोन नोट्स देखे होंगे जिनको हम डिबेंचर्स कहते हैं, तो उनके इशू के क्या रूल्स हैं, ये सब चीज डिटेल में जो है वो हमारे पास लॉ में जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसके बाद फिर आप बात करते हैं कि कंपनी अक्सर लोन लेती है, तो लोन लेने के लिए, कुछ बड़े लेवल के लोन लेने के लिए गिरवी भी रखती है अपनी चीज। आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि इसको कहते हैं चार्ज देना, सही, गिरवी रखना। सो उसका क्या रूल है भाई, कौन कौन से एसेट्स पर चार्ज दिया जा सकता है, उसको रजिस्टर कैसे करवाया जाता है, सही। तो ये सब चीजें इसमें डिटेल में हमने जो है वो कवर कर दी है, ठीक है ठीक। फिर कंपनी के कुछ खास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं कंपनी को, हो सकता है आपने उन 2 डॉक्यूमेंट्स के नाम सुने हुए हो। सही, इसको अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली तुम बता रहे हो, सही है, थियोरेटिकली हम अपने लॉज में क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सही है। सो ये जरा हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी क्या हैसियत होती है, क्या बातें इसमें लिखी जाती हैं, क्या बातें सेटल की जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब आप कंपनी को डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, वो कंपनी का मौत का फरिश्ता जो कंपनी को खत्म करने के लिए आता है, जिसको हम लिक्विडेटर कहते हैं, वो कैसे आता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन कंपनी का रेजोल्यूशन स्टार्ट करा सकता है, कंपनी का खात्मे का प्रोसेस स्टार्ट करा सकता है, सही है। कोर्ट कब ऑर्डर कर देता है कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए, शेयर होल्डर्स जिनकी कंपनी है, जो कंपनी के ओनर है, वो कंपनी को कब डिसॉल्व कर सकते हैं, क्रेडिटर्स कब डिसॉल्व करने को कह सकते हैं कंपनी को, यकीनन जब उनको पैसे नहीं मिले तो वो कहेंगे, अच्छा खासा वेट करेंगे, वो कहेंगे भाई बेचो ये सब और हमारे हमें पैसे क्या करो, वापस करो। तो वो वक्त आ जाएगा जहां पर ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकेगा, सही है। तो वो वक्त भी हमने फिर देखना है कंपनी का। और उसके बाद डायरेक्टर्स, क्योंकि देखें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई इंसान का जो है ना वो सही पता जब चलता है अंदर से कैसा है वो, जब उसको 2 चीजें मिलती हैं, एक दौलत और एक पावर, सही। हुक्मरानी और क्या मिलती है उसको, दौलत मिलती है, तब उसके अंदर का जो बीस्ट है ना, अगर है तो वो निकल के फिर आता है बाहर। तो हम तो देख रहे होते हैं बीस्ट को, कोई गंजा बीस्ट है हमारे पास, सही है, कोई गंजे का छोटा भाई है बीस्ट है, सही, कोई इसी तरह से, मतलब बहुत सारे, किसी भुट्टो के क्या कहते हैं दामाद साहब है, सही।
कितने सारे ऐसे लोग हैं ना जो ऊंची पोजीशन पे पहुंचने के बाद फिर पता चलता है कि ये असल में क्या करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डायरेक्टर की भी जो पोजीशन है कंपनी में वो क्या है, ऊंची तरीन पोजीशन है कंपनी में। तो जब उसको वो पोजीशन मिलती है तो फिर जाहिर है वो भी इंसान है, उसको भी शैतान बहकार है, फिर वो क्या क्या गुल खिला सकता है कंपनी में, सही, और उससे क्या क्या कांटे निकल कर आ सकते हैं उसके लिए, यानी मतलब क्या है, क्या क्या वो क्राइम्स कर सकता है, फाइनेंशियल क्राइम्स कर सकता है, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ये अभी तुम्हारे लिए हो सकता है नई टर्म्स हो, लेकिन जब हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो हम तो ये भी देखेंगे कि डायरेक्टर कौन कौन से अगर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं तो बात जो है वो यहाँ तक जा सकती है कि डायरेक्टर्स को जेल तक भेजा जाए, ठीक है, 10 साल 7 साल की जेल भी हो डायरेक्टर को। और ऐसा भी यार फांसी की जो पनिशमेंट है ना पूरी यूरोप में क्या कर दी गई 1998 के बाद खत्म कर दी गई। तो वो अगर पहले होता तो हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता होता अभी भी, लेकिन अब मैक्सिमम जो पनिशमेंट है ना वो क्या है, लाइफ टाइम सेंटेंस है, ठीक है, 24 साल होता है वो भी। और मजे की बात ये है कि उसमें जेल में 12 घंटे का दिन काउंट होता है, रात अलग दिन काउंट होती है, और अगर 24 साल की किसी को उम्र कैद सजा मिल रही है तो सही, तो उसने 12 साल की एक्चुअली काटनी है सजा। उससे पहले पैरोल मिल जाता है, वो अलग बात है, खैर। सो कंपनी लॉ में हमने कंपनी शुरू कैसे कर की जा सकती है, कंपनी के जो वाइटल्स हैं उनके लिए लॉ क्या कहता है, शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, डायरेक्टर, ऑडिटर वगैरह, ठीक है। और इसी तरह से कंपनी खत्म कैसे की जाएगी, और कंपनी में डायरेक्टर्स की अगर हरकत सकनात जो है वो गलत हुई, तो करप्टेड हुई, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स के खिलाफ क्या आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। यहां तक भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं उनको कि मैक्सिमम मैक्सिमम 15 साल के लिए डायरेक्टर को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने से क्या कर दिया जाए, ना अहल करार दे दिया जाए, अनफिट करार दे दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अपनी कंपनी तक खोल के फिर वो क्या नहीं बन सकता, उसमें डायरेक्टर नहीं बन सकता, सही। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आपने उसको नहीं दी उम्र कैद, ना ही आपने जेल किया उसको, लेकिन आपने उसकी लाइफ तो क्या कर दी, वो उसने खुद ही किया, आपने सिर्फ सजा दी उसको, काम तो उसने किया था। तो इसका मतलब ये, फिर देखो ना, फिर वो मशहूर होगा पूरे कंट्री के अंदर, उसका नाम झंडे पे चढ़ेगा, वो पता चलेगा लोगों को कि हाँ इस नाम का बंदा है, ठीक है, जिसको 12 साल के लिए, 2 साल के लिए, 15 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। तो वो अगर पीरियड खत्म भी हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कंपनी उसको एम्प्लॉय करने में इंटरेस्टेड होगी अपने पास, ठीक है। तो कंपनी लॉ का एक छोटा सा हमारा व्यू था कि हमने क्या क्या चीजें कंपनी लॉ में इंशाल्लाह कवर करनी है, और मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो सबसे बड़ा सिलेबस का जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्लास। अगर मैं वॉल्यूम के लिहाज से बात करूं, और जाहिर है वॉल्यूम भी ज्यादा है तो पेपर में फिर क्वेश्चंस भी क्या आते हैं इसके, ज्यादा ही आते हैं। सो उसके लिहाज से मैं अपने पूरे कोर्स में इंपॉर्टेंट की अगर लिस्ट बनाऊं तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, नंबर 1 दे सकता हूँ उसको, ठीक। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा तुम लोगों का टॉपिक है जो तुम्हारे कोर्स में है वो कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये तो अपना सेकंड हो गया, और ये क्या था भाई, फर्स्ट हो गया। ऐसे कहा जाता है कि अगर इन दोनों को कवर करके आप चले गए पेपर देने के लिए तो देयर आर चांसेस कि आपका पेपर निकल जाएगा। ये, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इन दोनों को कवर करके जाना है, नहीं, ठीक है। जज़ाकल्लाह कुल भाई, लेकिन मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा दिला रहा हूँ कि ये दोनों कवर होना आपके लिए कितना जरूरी है, ठीक है। सो और ऐसे ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आपने ये दोनों छोड़ दिए, बाकी कवर कर लिए सारे के सारे, तो ये फिर ऐसे ही बिल्कुल कि आपने फर्ज नमाज छोड़ दी, ठीक है, और नफिल पढ़ ली या सुन्नतें पढ़ ली, ठीक है जी। तो आपका जो भी ये काम करके जा रहे हैं, हिमाकत करके जा रहे हैं, उसका पेपर पक्का पक्का यहीं से कहा जा सकता है कि निकलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो फिर कचरा टॉपिक्स बच जाते हैं छोटे छोटे, सही। सो कचरे का मतलब ये आखिर में इसको समेटना है हमने, ठीक। सो उसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ है, ठीक है ना? देखो भाई एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तुम, सो कल कल को अपनी फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो तुम, और जब तुम फर्म स्टार्ट कर रहे हो या किसी कंपनी के कोई सीएफओ वगैरह फाइनेंस डिपार्टमेंट के तुम बने हुए हो, तो यू आर टाइटल्ड एज एन एम्प्लॉयर। और ऐसे में एम्प्लॉय की तरफ एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज है, एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज है एम्प्लॉयर की तरफ लीगली, ये हम लोगों को क्या है पता होना चाहिए, ताकि उन ड्यूटीज को हम भी पूरा कर सके, ताकि हमारे ऊपर कोई केस ना कर दे एम्प्लॉय। बदनामी तुम्हें पता है आज आज के टाइम में कंपनी की बदनामी जो है ना वो कंपनी को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। ऐसे ही है ना, आज 2 मिनट में वायरल होती हैं चीजें, फिर बाइकआउट की जो है वो
मुहिम चलती है और ये सब चीजें हमें पता है कि किस तरीके से जो है वो कंपनी का जनाजा निकल सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स वाई क्लास एम्प्लॉयमेंट लॉ समझना जो है ना वो प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी हो जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ में जैसे मैंने बातों बातों में कहा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दो पार्टीज हैं, दोनों की एक दूसरे की तरफ क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जब ज्वाइन कर रहा है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो उसको फौरन आपने 1 महीने के अंदर दे देनी है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आप उसने उसको 2 महीने के अंदर दे देनी है, सही है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है तो क्या सॉलिड वैलिड रीजंस हो सकते हैं जिनकी बेसिस पर आप उसको निकाल सकते हो। अब जैसे मैं इधर ही ओपनिंग एक केस डिस्कस कर लेता हूँ, पहली एग्जांपल। सो अल्लाह का शुक्र है काफी केस नॉलेज है मेरी, क्योंकि तुम लोगों का ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये 17वां साल भी कंप्लीट हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए, 17th ईयर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों का ये कोर्स पढ़ाते हुए। सो एक केस हुआ। अच्छा, ये आपको अजीब सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं बनाई हुई स्टोरी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे हैं माफत वाले। हुआ ये कि पर्सनल असिस्टेंट को अपॉइंट किया गया जॉब प्लेस पर। तो एक डायरेक्टर साहब की पर्सनल असिस्टेंट थी, वो 3 महीने भी हो गए थे उनको, तो उनको क्या कर दिया गया था, टेम्परेरी से परमानेंट भी कर दिया गया था। फिर ऑफिस में एक दिन मुंह धो लिया उन्होंने, सही, और वो डायरेक्टर के रूम में चली गई। डायरेक्टर देख के डर गया उनको, सही। तो मतलब वो यही है कि मेकअप था उनका, वो मुंह धोया तो मेकअप उतर गया, उसके बाद जब डायरेक्टर ने देखा तो उसने कहा ये क्या है, तो ये आप जाए यहाँ से। डायरेक्टर ने इस बेसिस पर, विच इज ऑब्वियसली क्या कह सकते हो आप इसको, रूट कह सकते हो इसको आप, ठीक है। इस बेसिस पे डायरेक्टर साहब ने उनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। वो सीधी रोते रोते गई बाहर, उन्होंने वकील से बात की, वकील ने जो है वो कहा कि तो पक्का पक्का अनफेयर डिसमिसल का केस है ये, कोई रीजन, फेयर रीजन नहीं। तो अगर रेशियल ग्राउंड्स पर, ठीक है, स्किन कलर के ग्राउंड्स पर, सही, इस तरह से फेशियल फीचर्स के ग्राउंड पर, या लैंग्वेज के ग्राउंड पर, नेशनैलिटी, या क्या कहते हैं और क्या होता है भी, रेशियल, ठीक है, रिलीजियस, इन सारे ग्राउंड्स पर आप अगर किसी को नहीं रख रहे जॉब पर, हालांकि मेरिट पर वो पूरा उतर रहा है, या रख लिया है, आप उसको क्या कर रहे हो, डिसमिस कर रहे हो। या पहले आपको पता चला कि वो आपको लग रहा था कि वो अहले एक्स है, सही, थोड़ी देर से बाद पता चला भाई ये तो अपने वाला नहीं है, तो दूसरे वाला है, सही, अहले भाई है ये। आपने कहा नहीं नहीं ये वाले हमारे यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है, आपने इस बेसिस पे निकाल दिया उसको, उसको कहते हैं सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन। सो अब ये सब चीजें जो है वो, अच्छी दुनिया इन चीजों से क्या निकल चुकी है, वो फिर आगे निकल चुकी है। लेकिन हम जो है वो, हमें पता है अच्छी तरह से अपने कंट्री में फंसे रहते हैं इन चीजों। तो ऑल यू नीड टू सी एज एन एम्प्लॉयर इज कि वो मेरिट पर पूरा उतर रहा है, उसके पास नीडेड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, और वो कॉम्पिटेंट भी है, काबिल भी है कि उन स्किल्स को वो पुट टू यूज कर सकता है, तो फिर वो पक्का पक्का एलिजिबल है जॉब के लिए। और अगर वो आपको कोई मौका नहीं दे रहा इस मामले में निकालने का, सही है, वो सीक्रेट्स लीक नहीं कर रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा कंपनी के अंदर, अपना जो काम उसको दिया गया है वो बिल्कुल काम जिस तरीके से करना चाहिए, एक रीजनेबल कॉमन मैन जिस तरह से वो करेगा वो काम वैसे ही कर रहा है, तो आपका फिर उसको निकालना बनता नहीं है, ठीक है जी। फिर इसी तरह से कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अलाउ कर रहा होता है लॉ कि आप निकाल दो, तो जैसे वो देवदास बनकर आ गए जॉब प्लेस पर। अच्छा, अब इसमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको लॉ कहते हैं वार्निंग के साथ निकालो, पहले वार्निंग दो, ओरल वार्निंग दे दी, फिर भी नहीं सुधरा, फिर क्या दे दी, फाइनल रिटन वार्निंग दे दी, अब भी नहीं सुधरा तो चलो ठीक है, इट्स फाइन नाउ कि आप निकालो। एक और केस याद आ रहा है, वो भाई साहब रिसेप्शन पे बैठते थे, एक नई लेडी ने ज्वाइन किया ऑफिस, जैसे ही वो एंटर हुई पहले दिन उन्होंने सीटी बजाई उनको देखकर, सही है। अब उस बंदी ने खुद उसको बता दिया कि दिस इज नॉट नाइस, और मतलब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मुझे ये बात, उसने डायरेक्टली बता दिया उसको। तो ठीक है भाई, हो गया, दूसरे दिन फिर उसने सीटी बजाई उसको देखकर। तो अब वो मैनेजर के पास गई वो लेडी कि सर ये किस तरह के आपके पास लोग हैं ये सीटियां बजा रहे हैं। तो मैनेजर ने उसको बुलाया, उसको कहा कि यार सुधर, क्या कर रहा है, सही ना करिए। तो उसने लाइटली लिया इस चीज को, क्योंकि मैनेजर तो पहले फ्रेंकली बात करता है आपसे, सेम मैनेजर। उसने जब लाइटली लिया इस चीज को और तीसरे दिन दोबारा उसने ये काम किया, सही है, तो फिर वो रोती हुई फिर मैनेजर के पास गई। तो मैनेजर ने उसको बुलाकर जो है ना वो कहा कि यार देखो अब नहीं होना चाहिए, मैंने आपको कल भी समझाया था, ये अब आप सीरियस कर रहे हैं बातों, उसने करना था शायद सीरियस, ये तो उन्होंने फिर से अपना ये काम जारी रखा। मैनेजर ने फाइनल रिटन वार्निंग दे दी उसको, सही है। उसके बाद फिर जब उसने ये काम किया तो मैनेजर ने उसको फाइनली क्या किया, निकाला ऑफिस। फिर जज साहब से जाके कह रहे जज साहब मुझे क्यों निकाला, कह रहे मेरे साथ जज साहब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ जेंडर की बेसिस पर। जज साहब ने बुला लिया एम्प्लॉयर को कि भाई ये कैसे, आपने इसको क्यों निकाला। कह रहे जज साहब ये हरकतें कर रहा है ऑफिस में, इसको
समझाया हमने क्या, पहले 2 दफा 3 दफा इसको बात से समझाया, फिर इसको रिटन वार्निंग दी, उसके बाद भी नहीं सुधरा जैसा भी। तो जज ने फिर उसकी तरफ मुड़ के कहा कि देख भाई बात सुन, जब पहली दफा तुमने उन खातून के साथ ये काम किया था और उन्होंने तुम्हें बता दिया था कि ये उनको पसंद, भाई देखो एक तो पसंद आ जाता था तो मुबारक होती तुम, सही है। जब उन्होंने कह दिया कि उनको पसंद नहीं आ रहा है ये, तो अब जब आप इसको रिपीट कर रहे हो दूसरी दफा, तो ये हैरेसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हो आप। और आप उनको 5 5 दफा हैरेस कर रहे हो और आके मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्यों निकाला। जेल पे डालेंगे। सही। नहीं इस बात पे जेल में तो नहीं डालेंगे, उस सीटी बजाई थी उसने। अरे लेकिन नहीं, ये है कि ये देखो ये फिर क्रिमिनल लॉ होता है, कहीं पर इस तरह का स्ट्रिक्ट लॉ है, जैसे नॉर्थ कोरिया में वो स्ट्रिक्ट लॉ है ना, उसमें तो किम योंग सोंग जोंग जो है उनकी तस्वीर अगर आपने नहीं लगाई अपने रूम में तो वो जो है मसला हो जाएगा उसके लिए, तो वो बहुत ज्यादा आपने कैद करके रखा हुआ है, इसका मतलब है वहां। लेकिन इस तरह की जो कंट्रीज हैं इसमें इतने ज्यादा ऐसे लॉस नहीं है। ठीक, ठीक है जी। बाहर सो अगर इस तरह हाँ वो रेशियल रिमार्क्स दे देता कोई, तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती हैं चीजें। यहाँ तो हमें पता है, यहाँ अगर आप पुलिस वाले को जाके बोलेंगे वो सीटी बजा रहे हैं, तो पुलिस वाले सही है। सो वो कहेगा हम इतना मारेंगे तुम्हारी सांसों से सीटियां निकलेंगी, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी एम्प्लॉयमेंट लॉ के हवाले से कि आप कुछ वैलिड ग्राउंड्स हैं, कुछ वैलिड तरीका है जिसके तहत आप निकाल सकते हो, ऐसे ही आप उसको। फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आ रहे हैं, एआई आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपको 40 वर्कर्स की जरूरत नहीं रही, अब आप उनको निकाल रहे हो, रिडंडेंसी कहते हैं उसको, तो उसका अलाउ किया हुआ है लॉ ने, और उसका तरीका भी बताया हुआ है कि निकाल रहे हो ना एम्प्लॉय, तो क्या करो उसको, कंपनसेट करो उसको। पहले तो पूरी कोशिश करो कि उसको रीट्रेन करके किसी और रोल में रीडिप्लॉय कर दिया जाए कि उसकी जॉब ना जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल आपके लिए, तो ठीक है, यू हैव एज एन एम्प्लॉयर यू हैव एवरी राइट कि तुम अपनी कॉस्ट क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, सही है। लेकिन उसका तरीकेकार बताया जा रहा है कि आप उसको क्या करो फिर, मतलब कंपनसेट करके निकालो उसको, ठीक है। ऐसे ही खड़े खड़े आपने जो है उसको नहीं बोल देना कि यू आर फायर्ड। हाँ, अगर फ्रॉड करता पकड़ा गया है, आपकी ट्रेड सीक्रेट्स कॉम्पिटिटर को लीक कर रहा है, तो खड़े खड़े आप उसको बोल सकते हो कि यू आर फायर्ड। सही है जी। तो एम्प्लॉयमेंट लॉ में कुछ इस किस्म की बातें हमने करनी है क्लास, और उसके बाद फिर देखो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे होते हैं तो उनको पता ही होते, कॉन्ट्रैक्ट सुना हुआ होता है तुमने, एजेंसी सुनी हुई होती, पार्टनरशिप तुम्हें पता है, कंपनी पता है, एम्प्लॉयमेंट पता होता है, तुम्हें पता होता है, इसका लॉ भी होता है। लेकिन ये जो एक वर्ड है ना, ये मैंने देखा है ज्यादातर लोग नहीं जानते इसको, टॉर्ट। इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये है क्या भाई। अच्छा जी। सो टॉर्ट का वर्ड टॉर्चर से ड्राइव हुआ हुआ, और टॉर्ट ऐसे किसी भी एक्ट को कहते हैं, हम प्यार से बुला रहे हैं उसको, शॉर्ट में किया हुआ है हमने टॉर्ट, ऐसे किसी भी एक्ट को कह रहे हैं जिससे किसी को टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है, फिजिकल या मेंटल नेचर का। सही। हाँ थोड़ा सा था वहां पर, सही है। सो फिजिकल या मेंटल नेचर का टॉर्चर अगर किसी को फेस करना पड़ा, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ हुआ एक सिलसिला, अंदरूनी सिंध में थोड़े अरसे पहले जो है ना, वो एक बंदा अपनी लेफ्ट लेग का ऑपरेशन करवाने गया था, उसमें रॉड डालनी थी डॉक्टर साहब ने। अब उन्होंने ऑपरेशन तो ठीक किया, लेकिन राइट में रॉड डाल दी उसने। आप सोचो, आप डॉक्टर ने बताया कैसा होगा, आई हैव अ गुड न्यूज एंड आई हैव अ बैड न्यूज। उसने कहा डॉक्टर साहब गुड न्यूज दे, ऑपरेशन में सक्सेसफुल, मगर कौन सी लेग ट्रीट कर दी हमने, जो ऑलरेडी ठीक थी, ठीक है, उसमें रॉड डाल दी। तो इसको कहते हैं, इससे अब आप मुझे बताओ, नीम हकीम के पास तो वैसे ही खतरा जान होता है जाना, लेकिन यही सब छोड़ के आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं कि नहीं मैं मेडिकल स्टोर वाले से दवा नहीं मांगूंगा, जिसकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि डॉक्टर की राइटिंग पढ़ के मेडिसिन दे सकता है वो, सही है। मैं जाऊंगा बाकायदा किसके पास, डॉक्टर के पास। उस पर आप पूरा भरोसा करके जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब है, इनका ये एक्सपीरियंस, इनके नाम के आगे एमबीबीएस के बाद पता नहीं क्या एबीसीडी लिखी हुई है इतने अरसे से, सही है। तो ये मुझे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, और वो कहता भी है कि मैं हाँ मैं ट्रीट करता हूँ, कैसे कहता है वो, प्रिस्क्राइब कर दवाएं, या वो कोई प्रोसीजर सजेस्ट कर। सो एक स्किल्ड प्रोफेशनल के पास जब आप जा रहे हैं और उससे सर्विसेज रिक्वायर कर रहे हैं, और अगर वो अपनी सर्विसेज देने में केयरफुल नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, केयरलेस हो रहा है, ये तो आसान अल्फाज में हो गया। अब इसको मैं नॉर्मल टेक्निकल और अपने लीगल वर्ड्स में ले आता हूँ। वो डिलीजेंट नहीं हो रहा, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड केयर के साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि वो नेग्लिजेंट हो रहा है,
एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ काम करो, केयरलेसली काम करो, केयरलेस ही बोलेंगे ना इसको। मेरे ख्याल से जब चेक किया होगा तो सीधा लेटा हुआ होगा पेशेंट, सही है, रॉड डालने के लिए, और जब एक्चुअली ऑपरेट करना होगा तो उल्टा लेटा हुआ होगा पेशेंट। तो राइट लेफ्ट की जगह पर आ गया, लेफ्ट राइट की जगह पर। तो वो डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से इतना समझ में नहीं आया कि क्या था। अच्छा, ये तो अपने अंदरूनी सिंह का था, वो लंदन में भी हुआ ये। एक नाम की दो खवातीन थी, उनके प्रोसीजर्स थे अलग अलग किस्म के, सही है। वो नाम क्योंकि उनका जो है वो सेम था, तो दोनों को मतलब एक दूसरे का प्रोसीजर पहना दिया उन्होंने। खैर, ये जो हो रहा है ना, ये मरीजों को जो टॉर्चर दिया जा रहा है, बेसिकली जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, सो इसको ऐसे एक्ट्स को कहते हैं हम क्या, टॉर्चर। और ये हर प्रोफेशनल पर ये रूल एप्लीकेबल। ये कोई नई बात नहीं है जो तुम आज आके पढ़ रहे हो। तुम लोगों ने एफबीटी के पेपर में, एफबीटी पढ़ा हुआ है सारों ने, तुम लोगों ने एफबीटी के पेपर में इथिक्स के चैप्टर में, कोड ऑफ एथिक्स में, एक फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल्स हैं हमारे कोड ऑफ एथिक्स के, उसमें से एक पढ़ा है प्रोफेशनल बिहेवियर, एक पढ़ा है तुमने प्रोफेशनल ड्यूटी, और एक मिनट है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सही, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी तुम्हें काबिलियत होनी चाहिए क्लाइंट को सर्विस देते हुए, और दैट ड्यू केयर, केयरफुली तुमने काम करना। वो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके, वो तुम्हारे पास कंसल्टेंसी मांगने के लिए आ रहा है कि 6 प्रोजेक्ट्स हैं, बताओ किसमें इन्वेस्ट करें। सही, तुम कह रहे हो मेरा लकी लेटर ए है, ए से ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, इसको मैं ए सजेस्ट कर देता हूँ। सही नहीं, आपको सिखाया क्या गया एज अ प्रोफेशनल, एनपीवी, आईआरआर, ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, उनको आपने साइड पर रखा हुआ है। आपने पुगम खेलना शुरू कर दी कि चलो पुगम खेलते हैं, इन्नी मिनी मैनी मो करते हैं, जिस पर आखिर में आया उस वो वाला प्रोजेक्ट आप कर लो। सो दैट इज कि आप केयरफुल नहीं, आप केयरलेस। उसके पैसे हैं जो लगने हैं, उसके बाद उसका क्या होना है, लॉस भी हो सकता है। आप अपनी फीस के चक्कर में, चलो फीस तो आ जाएगी ना, ये जाए भाड़, तो ये चीजें जो है फिर ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी, इथिकल ग्राउंड्स पे भी देखें तो क्या हो जाएंगी। हमें कहा गया एसीसीए वालों को कि नहीं, ये अनएथिकल हो जाएगा। एसीसीए की एथिक्स कमेटी इन चीजों पर एक मेंबर, एक एफिलिएट, एक स्टूडेंट के खिलाफ क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है इस तरह के ग्राउंड्स पर। और बड़े से बड़ा एक्शन वो ये ले सकते हैं कि आपकी मेंबरशिप क्या कर दी उन्होंने, कैंसिल कर दी। सारी मेहनत पेपर वगैरह क्लियर करने के बाद कोई मेंबर बना और उससे इस तरह की गलती हुई और उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई। भाई ये पाकिस्तान नहीं है कि पीआईए का वो पायलट है नहीं, उसने बस छोटे ने उस्ताद की तरह जो है वो उसके साथ जहाज उड़ाना सीखा, वो यूरोप तक लेके जा रहा है फ्लाइट। सही है, ये नहीं, इस तरह से नहीं चल रहा है इसी। सो दैट्स वाई लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाना जरूरी है। फिर अगर कोई टॉर्ट कमिट कर दे, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस कर दे, फिर उसका आउटकम क्या निकलता है, दूसरी पार्टी क्या केस कर सकती है। सही है, तो वो फिर जो है वो हमने डिटेल में देखना है, किस तरह से अपना कोई लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन का क्लेम किया जा सकता है। और उसके बाद हमने देखना है कौन सा लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम, क्योंकि वो है भी और चलता भी, इसलिए देखना है हमने उसको। ठीक है, तो आई कैप से सीए जो कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान लीगल सिस्टम देखते हैं, और मैं क्योंकि वो भी पढ़ाता हूँ तो मुझे अच्छी तरह जो पाकिस्तान लीगल सिस्टम का चैप्टर होता है ना, वो एक कॉमेडी वाला चैप्टर होता है हमारे लिए। सही है, तो मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स बता रहा होता हूँ सबको, और सब मजे से हंस रहे होते हैं। सही है, लेकिन जाहिर है फिर हम क्योंकि इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं, ये जरा बात जो है ना वो जहन में रखनी है, कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं। सो जाहिर है फिर हमने कौन सा सिस्टम देखना होगा, क्लास इंग्लिश लीगल सिस्टम। और अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताऊं ना आपको, तो दुनिया के ज्यादातर कंट्री में कौन सा लीगल सिस्टम फॉलो होता है, कॉपी पेस्ट हुआ। अभी देखो, हमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमें तो जहेज में मिला हुआ है ना इंग्लिश लीगल सिस्टम, वही ब्रिटिश राज वाले बना के गए हमारे यहाँ। पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ चल रहा है वो 1872 का है। पाकिस्तान का बन रहा है 1947। एक्ट कौन सा चल रहा है हमारे पास, पार्टनरशिप का 1930 का एक्ट चल रहा है हमारे पास। तो वो तो बनाए हुए सारे के सारे गोरों ने। तो लेकिन वहां पर सिलसिला ये है कि वहां पर चीजें अपग्रेड की जाती हैं, और क्योंकि हम इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लॉ देखेंगे हम। इसमें हम ये देखेंगे कि यूके के अंदर जो है ना वो लॉ बना कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो इसमें हम वही किंगडम सिस्टम्स की तरफ जाएंगे कि किंग्स हुआ करते थे, उनके काजी जजेस हुआ करते थे, आवाम कॉमन्स जो होते हैं, रॉयल्स होते हैं, और क्या किंगडम में क्या होता है, रॉयल्स होते हैं और क्या होते हैं, कॉमन्स होते हैं। तो वो जो सारे के सारे काजी थे, जजेस थे किंग्स के, वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए जाते थे।
ठीक है। और जब वो दो पार्टीज में कोई इशू हुआ हुआ होता था, उनकी डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व करते थे, तो वो क्या करते थे, लिख लेते थे कि इस तरह का डिस्प्यूट हुआ और उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया। ठीक है, तो वो ये सब चीजें लिख लेते थे। तो वो अच्छा खासा जो यूनाइटेड किंगडम्स में किंगडम्स थी, किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड और इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, इन सब ने फिर आगे आके किंग एडवर्ड थ्री के टाइम में ये फैसला किया कि इसको मिला के वन लॉ ऑफ लैंड बना लेते हैं। समझ में आती है बात? तो उन्होंने वो जो अलग अलग किंग्स के जो जजेस ने लॉ क्रिएट किया हुआ था, उसको क्या किया गया, एमलगेमेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और उसको फिर कॉमन लॉ बोला उन्होंने। कौन सा लॉ बोला? कॉमन्स के लिए बना था वो, तो कॉमन लॉ बोला गया उसको। तो ये सारी कुछ इस तरह की हिस्ट्री हम इंशाल्लाह जो है वो इंग्लिश लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूके में कितने किस्म के कोर्ट्स हैं, कौन से क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, कौन से सिविल मैटर्स देखते हैं, कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जिनकी दोनों ज्यूरिसडिक्शंस हैं। वो सिविल मैटर्स भी देखते हैं और कैसे देखते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी देखते हैं। और उसके बाद फिर हम हर कोर्ट का अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका स्टाफ पढ़ेंगे कि कौन से कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, उन जजेस को, कौन से कोर्ट के जजेस को सर्किट जजेस बोला जाता है, कौन से को क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स बोला जाता है, कौन से को जो है वो लॉर्ड्स बोला जाता है। ठीक है। सो कौन से को के नाम के साथ जस्टिस लगता है। तो ये सब चीजें जो है वो हमने पढ़नी है, याद रखने वाली जरा ज्यादा बातें होंगी। ये भी मतलब जो सीए की मैंने अटेंड की है, अच्छा, सही है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी उसी तरह मैं से उसको वहीं छोड़। नहीं मतलब हाँ, बस मैं ये कहूंगा तुझसे। जिस तरह उसमें वो आने पे स्ट्रक्चर्स बनेगा, हाँ आई लीड फॉलो करते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक मतलब है। उसमें ये वाला है, ये नहीं है इसमें, लेकिन उस तरह का है सिलसिला, है उस तरह का। लेकिन मैं एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन तुम्हें दूंगा कि ऐसे जनरली ना बाहर लोग कहते हैं कि चलो पाकिस्तानी लॉ पढ़ा हुआ है तो यूके लॉ भी पढ़ सकते हो, यूके लॉ पढ़ा हुआ है तो पहले तो बहुत हद तक चीजें क्या थी, सिमिलर थी, लेकिन अब टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हो गई, बहुत डिफरेंट हो गई, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस को देखते हुए अपने लॉ में भी क्या किया, उन्होंने टाइमली मैनर में चेंजेस किए। ठीक है। सो इंग्लिश लीगल सिस्टम में फिर हम ये भी देखेंगे कि जो एक्ट्स बनते हैं पार्लियामेंट में, जो बिल प्रेजेंट होता है उसके बाद क्या बनता है, वो एक्ट बनते हैं। क्योंकि हमने देखा है पार्लियामेंट में कोई बिल प्रेजेंट होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो तबले बजा रहे हैं खुश होने पे, या देयर इज एन अनदर पॉसिबिलिटी के जूते लोटे और वो जो माइक लगा हुआ होता है वो खींच के जो है वो एक दूसरे पर क्या किया जा रहा हो, फिर मारा जा रहा हो। सो बिल कितनी मेजोरिटी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, कितनी मेजोरिटी पे पास होता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्ट बनने से पहले वो क्वीन या किंग का क्या उसमें रोल है कि उनके पास जाता है, वो रॉयल असेंट मिलती है उसको, और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। तो ये इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरीके से फिर एक्ट में जो लॉ लिखा हुआ एप्लीकेशन के लिए तो कोर्ट में ही आएगा ना वो, क्योंकि पार्टीज तो कहाँ जाएंगी, पार्टीज पार्लियामेंट नहीं जाती अपने मैटर्स रिजॉल्व कराने के लिए, वो कहाँ जाती हैं, कोर्ट। तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस ने एक्ट बनाया होता है उसको फॉलो किसने करवाना होता है, कोर्ट ने फॉलो करवाना। तो अब जब वो कोर्ट के पास आता है फॉलो करने के लिए, तो उस एक्ट में जो इंग्लिश लिखी हुई होती है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है जज, कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। बड़ा देखो, लोगों की लाइफ एंड डेथ का मामला है ना ये, लोगों की जिंदगी का मामला है। एक जज ने उस एक्ट में जो लिखा हुआ है उसकी बेसिस पे क्या देनी है, फैसला करना है। ऐसे ही है। अब अगर जज साहब, ओह ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो ये निकलता था, मैंने तो उसको फांसी चढ़वा दिया, सही है, तो इस तरह के इश्यूज ना हो इसलिए बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज को लिया जा रहा है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स जो है वो बाकायदा हमारे पास क्या है, एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि जजेस कितने रूल्स यूज करते हैं मीनिंग ड्रॉ करने के। उसमें बड़ा मतलब कोई टेक्निकल वर्ड होता है या कोई इस तरह का वर्ड होता है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग्स निकल सकती हैं, तो जज उठाते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और उसमें उस वर्ड के जितने पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं उनके साथ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लेता है। आप देखें कितना ज्यादा, मतलब आप कह लो कि काम है वाकई, तसल्ली से करने वाला ना, कि वो सेंटेंस की मीनिंग हर वर्ड के साथ, वर्ड की हर मीनिंग के साथ क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और फिर देख रहा है किन किन सेंटेंसेस से वैलिड मीनिंग निकल रही है और किन किन सेंटेंसेस से एब्सर्ड इनसेंसिबल ट्रांसलेशन बन रही है। तो किन मीनिंग्स को उसने रजिस्टर करना है, किन मीनिंग्स को उसने क्या करना है, अवॉइड कर देना है। तो वो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ना वो फिर हमने सिस्टम छोटा सा देखना होगा। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं कि समझने की बातें कहाँ पर हैं और याद रखने की बातें कहाँ पर है ज्यादा। ठीक, तो समझने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए मैं यू लिख लूंगा, और जहां याद रखने की बातें वहां ज्यादा होंगी वहां पर मैं मेमोराइज करने के लिए एम लिख लूंगा। ठीक? तो समझने की बातें ज्यादा हैं, समझने की बातें ज्यादा हैं, याद रखने की बातें ज्यादा हैं, याद रखने की बातें ज्यादा हैं, समझने की भी हैं और क्या है, याद रखने की भी हैं।
समझने की बातें ज्यादा है, याद रखने की बातें ज्यादा है। सबसे हम्म। यहाँ मैं ऐप दिखाई ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब ब्रेकिंग वाला हाँ बिल्कुल, रट्टाफिकेशन जिसको आप कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे। इसमें इसमें सिलसिला ये कुछ इस तरह की डेज हैं, कुछ इस तरह के मतलब अथॉरिटीज के नाम है कि इतने दिनों के अंदर ही उसको रिपोर्ट करना है, ऐसे इस तरह का सिलसिला है। ऐसा है उसमें, उसमें भी है समझने की छोटी मोटी बातें, लेकिन जरा ज्यादातर चीजें इसी तरह है। ठीक है जी। अच्छा, याद करने का मैं हरगिज भी ये मतलब नहीं कह रहा कि तुम वर्ड बाय वर्ड वो वही वाली डेट्स जो हैं और जो डेज है ना और अथॉरिटीज के नाम, वो कुछ इस तरह की चीजें हैं याद, परसेंटेजेस के इतने परसेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर की होगी तो ये डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमने याद रखनी है। ऑनलाइन तो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, यहां तक मुझे बताओ किसी का कोई क्वेश्चन। अब आ जाते हैं जरा हम अपने पेपर फॉर्मेट पर। पूरा वही फॉर्मेट है जिस तरह के एफडी के पेपर्स हैं तुम्हारे सारे के सारे, सही कंप्यूटर बेस्ड ऑन डिमांड पेपर है। आज तैयारी हो गई है तुम्हारी, कल जाके डेट लो, परसों जाके पेपर दे दो। ठीक है, इस तरह का सिलसिला। 2 आवर्स दिए जाएंगे, थ्योरेटिकल है पूरा पेपर, कोई रत्ती बराबर भी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो हमारा पेपर 1 घंटे में एक एवरेज स्टूडेंट आराम से कर लेता है ये पेपर कंप्लीट। ठीक। सो टाइम हमारे लिए हरगिज भी इशू नहीं है इसमें। मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने भाई? 50। और मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100, जिसमें से 49 पर बंदा क्या है, 0, और 50 पे बंदा क्या है, हीरो। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह का है कि 25 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और 20 क्वेश्चंस होंगे कितने, ये थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तुम्हारे मिलाकर कहे जाते हैं OTQs। तुम इस टर्म से फेमिलियर हो गए, एफडी पढ़ा हुआ है तुमने। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, इसमें मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, सिंगुलर ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। लिखना हमने कुछ नहीं होता, सारा का सारा क्या होता है, जो हमारी फौज का गेम होता है सिलेक्शन का, वही हमारा गेम होता है, हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक। ठीक है। तो इसी तरीके से आखिर में जो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो MTQs कहलाते हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस हैं। और इसमें डेटा कॉमन दिया हुआ होता है, और उससे 3 2 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हो रही होती है। उसमें भी कुछ नहीं लिखना, कोई डेफिनेशन इनपुट नहीं करनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई टर्म का नाम तक नहीं लिखना, सिर्फ सारा का सारा गेम सिलेक्शन का गेम। ठीक है जी। फिक्स है सर। ये बिल्कुल ऐसे ही फिक्स है। जो एमटीक्यूज है वो जैसे 2 और 4 जो हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, 3 3 2 2 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ बिल्कुल। कहीं मल्टीपल सिलेक्शन आ जाएगी कि सिलेक्ट 2, सिलेक्ट 3, इस तरह से, कहीं सिलेक्ट 1, इस तरह से होता है। अच्छा, अब बात करते हैं पेपर की तैयारी। देखो, लिटरेचर तो सारा का सारा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। और इसका सिलसिला इस तरह का होगा कि मैं पढ़ाता जाऊंगा,
और जो जो एरिया में कवर करवाता जाऊंगा किट से मैं तुम्हें मार्क करवाता जाऊंगा कि आप किट से जाके ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्लास में वो चीज जो नहीं सॉल्व हुआ तुमसे या तुमसे सॉल्व हुआ लेकिन मजा नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि तुक्का लगा है, डाउट है क्वेश्चन पर, तो वो हाईलाइट करो, मेरे पास ले आओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर बैठ के। सही, इस तरह से होगा ये सिलसिला। ठीक, मेरे साथ साथ चलते रहेंगे ना, तो यहाँ मैं जब कोर्स खत्म कराऊंगा 2.5 महीने 2 महीने के अंदर, तो आप लोग एलिजिबल होगे कि आप लोग ऐसे कर रहे होगे, 7-10 दिन बाद क्या कर रहे होगे, आप पेपर देकर फारिग हो रहे होगे। अच्छा, स्किल्स में किसी का दूसरा पेपर है, जैसे F7 तुमने बताया है, और किसी का कोई और पेपर है, F7 दे रहे हो इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट को ये होती है, क्योंकि जाहिर है वो सेशन बेस्ड सीवी होता है, क्लासेस लेते रहो। ठीक है, जब तक दोनों पेपर्स को पैरेलल लेके चल सकते हो इजीली, क्योंकि जॉब भी कर रहे होते हो तुम लोग, तो जब तक दोनों पेपर्स को पैरेलल लेके चल सकते हो इजीली तब तक चलो। जब तुम्हें लगे कि अब वक्त ज्यादा मुझे किसको देना चाहिए, F7 को, बस क्लासेस लेते रहो मेरे पास आके। घर पे पेपर की पढ़ाई क्या कर दो, मेरे पेपर की खत्म कर दो, रोक दो। F7 क्लियर करो पहले, सितंबर के पहले वीक में, और उसके बाद जो घर पे पढ़ने का पाइल अप हुआ हुआ होगा, क्योंकि क्लासेस तो लिए जा रहे होंगे मुझसे, लेकिन घर पे पढ़ने का जो पाइल अप हुआ हुआ होगा उसको खत्म करके 20 दिन के अंदर क्या दोगे, अगला स्किल का पेपर उठाने से पहले क्या करो, F4 का चैप्टर क्या कर दो, खत्म कर दो। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर वो पहले स्किल्स का पेपर जो होता है दूसरा वो देते हैं, जो कि करना चाहिए। उसके बाद वो F7 दिया उन्होंने, अच्छा हो गया पेपर, उसकी खुशी में क्या हो गया, झूम गए। सही, उसके बाद वो इतना झूम के घूम जाते हैं कि पार्ट 3 का आखिरी पेपर, प्रोफेशनल का आखिरी पेपर रह जाता है उनका, उसके साथ F4 के लिए परेशान होते हैं। सही, ये होता है। सो दैट्स वाई आप ना घूम जाइएगा ना झूम जाइएगा, आपने बिल्कुल ऐसे फोकस्ड रहना अपने टारगेट के साथ। कोर्स कब खत्म होगा, ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, कोर्स कब खत्म होगा, छोटा सा कोर्स है भाई हमारा। ठीक है, तुम लोगों के साथ अच्छा तालमेल चलता रहा, ठीक है, मतलब कोई इतना ज्यादा इशू नहीं हुआ, जो कि मुझे लग रहा है नहीं होगा समझने में बातों को। ज्यादा मैंने अपनी ट्रेन जारी रखी, तुम लोग सुनते रहे, सही है। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह 2 महीने में भी खत्म कर लेंगे इसको, वरना हो सकता है 2.5 महीने भी लग जाए। ठीक है, 20 को खत्म हो रहा है तुम लोगों का, सही। तो मैं भी यही करता हूँ कि वैसे तो देखो मेरा पूरा कोशिश होती है कि मैं अपने जो पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं ना उससे पहले बिल्कुल क्या करवा दूं, मैं खत्म करवा दूं तुम लोगों को। सही, लेकिन एक आध क्लास अगर पेपर के बाद रखनी भी पड़ी, जैसे नॉर्मली होता है कि मैं क्यूरी क्लास के लिए बुला रहा होता हूँ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को जिनका स्किल्स का पेपर होता है, कोर्स खत्म हो चुका होता है, क्यूरी क्लास के लिए मैं बाद में बुला रहा होता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये रहता है मेरा नॉर्मल, वरना क्योंकि देखो अभी कुछ पता नहीं होता ना हालात का, किस किस्म के हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी देख लो तुम कितनी अनसर्टेनिटी है फिलहाल, जंग वगैरह के हवाले से कहाँ तक जाती है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें। सही है। वालेकुम अस्सलाम भाई, बैठना है तो बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैं वो करूंगा, है ना, मसला नहीं है, बस सही है। तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, और किस तरह से हमने लेकर चल रहा है ये भी मैंने आपसे बात की है। ठीक, बाकी पेपर की जो टिप्स है ना वो इंशाल्लाह पेपर के करीब करीब मैं दूंगा, कि पेपर जब आप दे रहे होगे एक्चुअली तो उस वक्त क्या डूज एंड डोंट्स हो। सही, तो उन चीजों का वैसे ख्याल रखना होगा फिर आपको। अभी जो है नोट से पढ़ना। हाँ, मेरे नोट्स हैं, उससे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, देखो मेरे नोट्स ले लो, उनसे पढ़ लो, या तुम्हारा जो ACC का स्टडी हब है उनसे पढ़ लो। मैं क्लास में नोट्स डिस्प्ले करता हूँ अपने यहाँ पर, और मेरे नोट्स नीचे स्टेशनरी शॉप वाले के पास भी अवेलेबल। सही है, हाँ, बुक बनी हुई है, पूरी पूरी कोर्स की बुक बनी हुई है, क्वेश्चंस नहीं है उसमें, लिटरेचर ऐसा स्टडी टेक्स्ट समझ लो उसको तुम। सही, लेकिन वो मेरे लेक्चर के साथ बेहतर रहेगा, वो तुम उसको लेकर चले गए कि मैं क्लासेस नहीं लेता और वो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जाहिर है आप लोग में से कुछ लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, तो क्लास में हर क्लास लेना पॉसिबल नहीं भी होता है ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। तो बस इस बात का ख्याल रखना कि अगर एक क्लास मिस हो जाती है तुम्हारी, तो क्लास तो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, पोर्टल तुम लोगों का जो होगा उस पर क्लास आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करके उस क्लास का लेक्चर देख कर आ जाओ, क्योंकि टॉपिक्स अक्सर क्या है हमारे, कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आपकी क्लास
मिस हो गई है तो दूसरी क्लास में भी आपको मजेदार चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अब अपने आप को जो है ना वो फिर आप प्रिपेयर कर कर आओ नेक्स्ट क्लास। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो। हाँ, तुम लेना पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे नोट्स और मेरा लेक्चर जो है वो क्या है, इनफ है। हाँ, अब अच्छा इसके लिए एक और स्टडी अब भी है, इसके लिए एक और चीज होती है, टारगेट कितने मार्क्स कर रहे हो तुम। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये एसीसी को मैं ही मिला हूं, मेरे ही पेपर में उन्होंने ये किया हुआ है कि एफबीटी में और F4 में उन्होंने मना किया, मैं हम नहीं अनाउंस करेंगे पोजीशन। पोजीशन बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा है 96, पोजीशन नहीं आ रही उसकी, क्योंकि अनाउंस ही नहीं कर रहे। मतलब बच्चे को बोल रहा है एथिक्स भी ना करो और लॉ भी छोड़ो। हाँ, ये इसमें कोई वो वो तो उसके जरूरी थी और सब खड़ी। सो अब ये चीज तो उन्होंने खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी भाई तुम्हें होता है लोगों का पर्सनल के नहीं मेरे 90s में आने चाहिए, 80s में आने चाहिए। तो अगर आपका इस तरह का सिलसिला है, आप चाहते हो, तो मेरी आपको मशवरा ये होगा कि आप फिर स्टडी हब से जरूर पढ़ लो। तो सही है, जस्ट टू इंश्योर कि आपके जो है वो 90s में अगर आप चाहते हैं, 80s में चाहते हैं। वरना मैं आपको बता दूं, मेरे नोट्स से बच्चा मेरे लेक्चर्स और नोट्स से 3 दिन के अंदर तैयारी कंप्लीट कर कर वो 89 तो लेकर आ चुका है। मतलब ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर का, अगर हम एसीसी की स्टडी हब को साइड कर दें तो। ठीक, सो ये है सिलसिला। तो उसमें कोई मतलब ड्रॉबैक नहीं है, खुदा ना खास्ता पेपर किसी का अल्लाह का इंशाल्लाह रुकेगा नहीं, लेकिन इसके लिए नोट्स और क्या है, नोट्स नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स भी साथ में जरूरी है। नोट्स अभी ले लें। हाँ हाँ, बिल्कुल ले लो। क्लास से हाँ, क्लास में आओ, रखो अपने पास, नोटेशंस करवाता जा रहा हूँ यहाँ पर, नोटेशंस करते। और किट अपनी दोनों करनी। क्वेश्चंस तो ये है ना कि यार जितने क्वेश्चन मिले उतने सॉल्व करो। सही है भाई, आप किट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कैपलाइन के, बीबीपी के, एसएससी स्टडी मटेरियल के भी, आप प्रैक्टिस हब के भी आप सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन। आप कह रहे हैं सर और चाहिए क्वेश्चन, मेरे पास और क्वेश्चन है, मैं वो डेटा भी शेयर कर दूंगा टॉपिक का आपके साथ। सही, क्वेश्चन तो जितने सॉल्व करो उतना अच्छा। लेकिन दोनों में से कोई एक किट और प्रैक्टिस हब का जो मटेरियल है वो, और हब मॉक्स, ये देने के बाद पेपर निकल जरूर जाता है आराम से। देर लगा दी पेपर देने में क्लासेस के बाद, ठीक है, 3 मंथ लगा दिए, 4 मंथ लगा दिए, या इससे भी ज्यादा लेट कर दिया, 1.5 साल 2 साल लगा दिए, तो फिर निकलने के चांसेस क्या हो? क्योंकि यार ये सारा थ्योरी है। मैंने तुम्हें वो बताया ना, वो एक है, अभी थोड़े दिनों पहले वो नजर आया मुझे, पार्ट 3 का उसका एक पेपर रह गया, और वो अभी एक, मैंने अभी पोस्ट भी लगाई थी लास्ट अपने इसकी फेसबुक पे, तो दूसरे स्टूडेंट ने उसको टैग किया हुआ था। ठीक है जी, सारे पेपर निकले हुए, एक मेरे ख्याल से AAA देना है उसने, जिसकी वजह से F4 पहले देना जरूरी है उसका। चलो अच्छी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलो सही, अच्छी बात है। एक रहता है और साथ में F4 रहता है, तो चल लास्ट दे कैसे सका वो, एक और रहता होगा कोई ना, क्योंकि बुक नहीं हुआ ना, हो सकता है इसी ने कुछ चेंज किया होगा पॉलिसी। तुम कुछ कह रहे थे? पूरे एसीसी में ये एक ही पेपर है लॉ, इसका कोई एडवांस वर्जन नहीं, क्योंकि एसीसी को अंदाजा है कि हम लॉयर्स नहीं बना रहे बल्कि प्रोफेशनल्स बना रहे हैं। अच्छा जी, हमारे लिए पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कंसल्टेंसी के बिजनेस में भी होते हैं, एडवाइजरी के बिजनेस में भी होते हैं। कंप्लायंस एक बहुत अहम एलिमेंट है हमारे नेचर के बिजनेस का। जैसे मैं तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तुम जितनी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म्स उठाओगे, उनकी वेबसाइट्स वगैरह देखोगे, तुम्हें उनकी सर्विसेज में अकाउंटिंग, टैक्स, एडवाइजरी, और देखो क्या लिखा हुआ है, ये चीजें तुम्हें नजर आएंगी। और जितनी उठा लो वेबसाइट्स इस तरह की। और सिलसिला ये है कि अब कंप्लायंस का मतलब क्या है? रेलेवेंट लॉज जो है उस बिजनेस को टैक्स की कंप्लायंस इंश्योर करनी होती है, तो कंपनी रजिस्टर करके काम करना है, इटसेल्फ इज अ कंप्लायंस। सही, तो पता नहीं कितने सारे लॉज हैं जिनसे आपने कंप्लाई करना होता है। तो जब आपका क्लाइंट आपसे कंप्लायंस सर्विसेज मांगने आएगा, लॉ ही नहीं पढ़ा हुआ होगा आपने, तो आप कैसे कंप्लायंस सर्विसेज दे सकते हो उसमें? सही, पता चला क्लाइंट को आपने एडवाइस दी,
वो इलीगल निकली, उस पर केस हुआ, वो कह रहे इसने बोला था जज साहब, ठीक है, और वो आपका आखिरी क्लाइंट होगा, क्योंकि उसके बाद कोई क्लाइंट आपके पास नहीं। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस वर्ल्ड। ठीक है जी। अरे एयरपोर्ट तो चेंज हो रही है, वेरीफाइड हो चुका है। यार वही है पेपर, बीच में एक गलती हुई थी एसीसीए से, कि जो इन्होंने सिलेबस गाइड पीडीएफ रखी थी ना, तो उसमें गलती हुई इन्होंने कि सीआरक्यू लिख दिया उसको आखिर के एमटीक्यू को। तो उसमें स्टूडेंट्स में ना और टीचर्स में भी इवन खलबली मच गई कि ये तो अब कौन सा पेपर हो गया ये, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया। तो उसके लिए तो अब जाहिर है टीचर्स तो अब यहाँ तक सोचते हैं ना कि ये अब ऑन डिमांड कैसे हो सकते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, सेशन बेस्ड। अच्छा, मजे की बात एसीसी को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। अब जब दुनिया खास तौर पे पाकिस्तान से जो टीचर्स एसीसी ऑफिस को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि ये क्या किया हमने, तो उनको उन्होंने फिर उसको क्या किया गलती को, तो वो फालतू की कंफ्यूजन जो है वो फैल गई थी। स्टडी में आया नहीं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे स्टडी हब को छोड़ दो तुम, सही है, वो तो अक्सर समझाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस रखता है, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस रखता है ताकि तुम थोड़ा सा उसका अपने माइंड में आंसर कंस्ट्रक्ट कर सको। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में अगर आना शुरू हो गए ना, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो तुम्हारा पेपर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, समझ गए, वो फिर चेक होगा बाकायदा। तो ये याद रखना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब नहीं करेंगे वो फुल इस तरह की हमाकत है। अच्छा देखो, तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट लेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से हम थोड़ी सी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, थोड़े से पैर गीले कर लेते हैं इस झील में हम। सो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं, भी सुना हुआ वर्ड है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, डील होती है। तो अब सबसे पहले तो जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कौन हो, तो आप लोग क्या बोलो, सही है, दैट इज द डिफाइनिंग वर्ड। और मैं हमेशा इस तरह से बोलता हूँ, पूछता हूँ, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को देर लगती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इसमें देर नहीं लगानी है कि अगले के माइंड में कंफ्यूजन अराइज हो। आपसे कोई पूछे आप कौन हो, अपने फटाफट बोल रहे हैं कि कौन है आप, इंसान है। इसी तरह से ये जैसे हमारा पहला डिफाइनिंग वर्ड है, हम इंसान है, ये क्या है भाई, मशीन है, ये क्या है, मशीन है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइनिंग वर्ड क्या है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है भाई। कैसा एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट की क्वालिटी क्या लिखी हुई है, वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्या है, यानी जिसमें अगर एक पार्टी जो है वो बैकआउट करने की कोशिश कर रही हो, तो तुम कस्टोडियन ऑफ लॉ, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उसको इन्फोर्स कर सको। जैसे साहब इसने ये तय किया था, इससे क्या है कि ये ऐसे ही करे, या इसके बैकआउट करने की वजह से मेरा ये लॉस हो रहा है, इससे क्या है, मुझे क्या करे, कंपनसेट करे। कस्टमर सप्लायर पे केस कर रहा है, इंडस्ट्रियल कस्टमर है, इंडस्ट्रियल सप्लायर पे केस कर रहा है, जज साहब इसने कमिट किया था कि 3 दिन के लीड टाइम पे सामान भिजवा देगा, इसने तीसरे दिन सामान नहीं भिजवाया, चौथे दिन मटेरियल स्टॉक आउट हुआ और हमें स्टॉक आउट कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, आइडल टाइम। 5वें दिन के भी हाफ में जो है वो सामान हमारे पास आया है, आधा ओवरहेड वो लगा। फिर जब सामान आ गया तो ओवर टाइम लगाकर हमने उसको क्या किया, उस प्रोडक्शन को कंपनसेट किया। तो हमारे तो अच्छे खासे ओवरहेड्स लगे हैं जज साहब, ये नाजुक मामला है, हमारी कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसकी मिस कमिटमेंट की वजह से हमें ये पैसे चाहिए। जज को समझ में आएगी ये बात, और जज सप्लायर से कहेगा आप इसको कंपनसेट करो। नॉर्मली हम मिलते हैं, बिल्कुल हमारे कंट्री को भूल जाओ तो सही है। हाँ पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा होता कि अगर इस टाइम तक नहीं पहुंचा तो हाँ, आपको ये फाइन कर ये लिख भी सकते हैं, और अगर लिखे हुए हैं आपने तो वो बात वो फॉलो होगी, और अक्सर वो पार्टी वो नहीं भी कर रही होती, फिर तो आप कोर्ट से जाके इन्फोर्स करवा देते हो। और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो कुछ तो कॉस्ट लगी है ना आपकी, इट इज लॉजिकल कि आप उसको क्या करो, क्लेम करो। डिग्री पॉइंट कैसे होगा, मतलब 2 जनों की बात है, हाँ, किस तरह होगा, क्या कोई इसी के लिए तो हमने देखना है कि लीगल बाइंडिंगनेस आएगी कैसे। इसने बड़ी अच्छी बात की, इसको जरा देख लेते हैं, पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं,
तुम्हारे दरमियान एग्रीमेंट होगा, मैंने कहा कल एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, आपने कहा सही है। कल मैं नहीं रख सका, मेरा मैसेज आ गया दोपहर के वक्त कि यार आज नहीं रख सकता, परसों आपने केस कर दिया मुझ पर, जैसा अब इन्होंने एग्री किया था, हमने एग्री किया था मिलके कि एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। समझ रहे बात? सो ऐसा नहीं है कि हर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो था ना, एक दोस्त आया बुलाने के लिए दूसरे दोस्त को कि यार वो कल मैच है फलाने टाइम पे आ जाइयो, उसने कहा हाँ ठीक है आ जाऊंगा खेलने के लिए, वो सोता रह गया। सुबह मैच वैच हुआ, टीम हार गई वगैरह, फिर वो उसको अदालत में चैलेंज कर दिया, उसके पास घर पे नोटिस आ रहा है कोर्ट का। सही है, तो हर एग्रीमेंट इस तरह का नहीं है कि उस पर हम उसको हम जो है वो अदालत में क्या कर सके, चैलेंज कर सके। उस एग्रीमेंट के कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो उसको एलिजिबल करेंगे कि उसको आप अदालत तक, दरवाजे तक लेकर जा सकते हो, और वो चीजें कवर करनी है हमको। लेकिन एक चीज पहले बता दो, लॉ पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स ने आम जो चीजें सुनी हुई होती है ना, जैसे अब निता बाजी ने सुना हुआ था आम, फॉर्मूले का मतलब उनको पता था, आम जो मतलब है उनको स्पेसिफिकली पता नहीं था, तो एक मीम मटेरियल बना दिया उन्होंने वहां पर। तो इसी तरह से आम लोगों को ये पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखकर होना जरूरी है। अगर ये चीज आपके जहन में है तो इसको फटाफट आप निकाल दें। सही, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखकर ही होता है, ओरली नहीं हो सकता, तो मैं तो आपको ये बता दूं, लॉ ने तो वो वाली टाइप भी रखी हुई है जहां इशारों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जाके शॉप से जो है वो चिप्स पड़े हुए थे उनके पास, इसमें ये क्या होता है अपना जो वो जो उनका उसमें चिप्स रखे हुए थे शॉप में, ठीक, तुमने वो चिप्स उठाए 100 रुपए के, उसको 100 रुपए रैक, सही है, रैक से चिप्स उठाए तुमने, उसको क्या दिए शॉपकीपर को, तुमने सलाम दुआ की, 100 रुपए दिए, ठीक है, उसने थैली में डाल के तुम्हें दे दिए। सही, किसी ने ये बात नहीं की, तुमने उससे जाके ये नहीं कहा मैं वादा करता हूँ अगर तू चिप्स का थैला देगा तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। उसने आगे से हाथ उठाया, वो कह रहा है कि मैं भी वादा करता हूँ तू 100 रुपए देगा तो मैं तुझे चिप्स का थैला दूंगा। लेकिन आपका जो एक्शन है उसकी मीनिंग क्या निकल रही है? ठीक है, आप ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो डील करने के लिए, दुकान पे चीजें ही खरीदने के लिए आते हैं, दुकान पे दांत दिखाने के लिए तो नहीं जाते उसको हम। ठीक है, अगेन चलो ये अजीब सी बात हो जाएगी, यहाँ तक रखता हूँ उसको मैं। खैर, तुम कुछ कह रहे थे यार। मार्केट पता नहीं पहले इस तरह शेयर बाय बाय और सेल होगी। हाँ सही है, मतलब ओरल इशारे से, हाँ ये चल रहा होता ऐसा है। भी हुआ था कि कोई केस हुआ था जिसमें किसी बंदे ने थम्स अप भेजा, तो उसमें आया तो थम्स अप बिना फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। हाँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस मार्केट का कंडक्ट ही इसी तरह का है। उस खास थम्स अप का क्या है वहां पर, इमोजी, मतलब है, इमोजी। बिल्कुल एक मतलब है उसका। ठीक है ठीक। तो ये याद रखिएगा कि लिखना, लिखकर करना बेहतर जरूर है, कि आगे पार्टीज भूल जाती हैं, झूठ सच जो है वो अक्सर करने लगती हैं, तो उसमें अगर लिखा हुआ होगा तो आपके लिए प्रूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रूव करना मुश्किल है ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो कि है, अदालत में प्रूव करना क्या हो जाता है, जज साहब इसने नहीं बोला था, जज साहब झूठ बोल रही है, मैंने तो नहीं बोला था, सही, ये हो जाता है वहां पर, तो भाई अदालत के तो आंखों पे पहली पट्टी बनी हुई है ना। कानून के हाथ पैर लंबे हैं, लेकिन कानून है क्या, खुद बेचारा अंधा है। उसको इसलिए अंधा बोला जाता है कि अदालत में जो सबूत और गवाह बोलेंगे वो उसकी तरफ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो अगर आप झूठे होकर भी अपना पॉइंट क्या कर देते हैं वहां पर, प्रूव करते हैं, तो गेम आपका है। और सच्चे होकर अगर आप कोई सबूत, तो यह है सिलसिला कि गेम आपका नहीं। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये लीगल बाइंडिंगनेस आती कैसे, इसके फीचर्स देख लेते हैं ताकि हम आसानी से ये देख सकें कि किस किस्म के एग्रीमेंट्स अदालत जा सकते हैं, किस किस्म के एग्रीमेंट्स अदालत, क्योंकि लॉ एग्रीमेंट का नहीं है, लॉ किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का है। लॉ किसका है, कॉन्ट्रैक्ट का है। अक्सर पढ़ते पढ़ते ना कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये भी आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि उस बंदे ने उसको पैसे देने का प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं दिया, बताओ केस कर सकता है? तो सर बिल्कुल कर सकता है केस, प्रॉमिस किया था, लॉ प्रॉमिस का नहीं है। समझ रहे हो, लॉ किसका है? अगर प्रॉमिस का लॉ होता तो ब्रेकअप्स ही नहीं होते फिर। क्या ख्याल है? सही है, आप चले जाते, अदालत मंगनी ही नहीं टूटती फिर तो। सो लॉ प्रॉमिस का नहीं है, लॉ है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। अब अगर एक प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बना तो केस हो सकता है, और अगर एक प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सका, सही है, तो फिर ऑब्वियसली कोई केस नहीं हो सकता, अदालत एक्सक्यूज करती है, पहली हियरिंग में केस क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है।
ठीक है जी। सो आओ वो फीचर्स देख लेते हैं हम जो एक एग्रीमेंट को बड़ा कर कर कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिलाते हैं। नाउ ये टोटल 3 फीचर्स हैं जिनको क्या बोला जाता है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पिलर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। सही है। पहला पिलर ऑलरेडी डेफिनेशन में आ रहा है, क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो होना चाहिए पार्टीज के साथ। एग्रीमेंट किसको कहते हैं यार, दो पार्टीज इत्तेफाक कर रही हैं किसी बात पर, इसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। मैं कह रहा हूं कल बारिश होगी, तुम कह रहे हो हाँ मुझे भी लग रहा है कल बारिश होगी, क्या हो गया, हमारे दरमियान क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मैं कह रहा हूं कल बारिश होगी, आप कह रहे हैं कैसे बारिश होगी, क्योंकि फरिश्ते ने बताया आपको बारिश होगी, ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है जी, तो एग्रीमेंट तो इसको कहते हैं। सो पार्टीज के दरमियान क्या हो, पहले एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट में कोई गिव एंड टेक तय हुआ हो। आसान अल्फाज में क्या बोल रहा हूं मैं इसको, गिव एंड टेक, कोई एक्सचेंज तय हुआ हो, कोई समथिंग इन रिटर्न तय हुआ हो, जिसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, कंसिडरेशन बोलते हैं। तुम्हारे और टीएसए के एग्रीमेंट में गिव एंड टेक तय हुआ है, सो कंसिडरेशन का फीचर नजर आता है हमें इस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट भी नजर आता है, तुमने कहा F4 पढ़ना है और सामान ने कहा ठीक है पढ़ा देते हैं F4, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है जी, फिर तुमने कहा कि फीस कितनी होगी, उस सामान ने बता दिया इतनी फीस होगी, फिर तुमने इतनी नहीं, जैसे होता है नॉर्मल, इतनी नहीं इतनी, फिर उस सामान से तुम्हारी बात हुई, नहीं ना आपकी ना मेरी, सही, कपड़ा खरीद रहे फॉर एग्जाम्पल। खैर, तो उसमें ये हुआ कि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किसी फीस पर आकर हो गया, वो क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। एक तरफ से एजुकेशनल सर्विस है, गिव एंड टेक, एक तरफ से एजुकेशनल सर्विस है, एक तरफ से क्या है, उसको बैलेंस करने के लिए फीस है। अच्छा, तीसरी और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। फिर पार्टीज की नियत भी होनी चाहिए, जिस वक्त से वो एग्रीमेंट बना रहे हैं उस वक्त से उनकी नियत होनी चाहिए, उनके जहन में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये बात प्रेजेंट होनी चाहिए कि कल कला को अगर ये पार्टी ने बैकआउट किया तो हम कोर्ट जाने से हिचकिचाएंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए अक्सर तो ऐसा होता है कि पार्टीज बोल्ड इनफ होती हैं और उन्होंने पास्ट में अच्छे खासे बैड एक्सपीरियंसेस किए होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए ये बात क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि अगर आपने बैकआउट किया तो फिर हम अदालत में, ठीक है, जाएंगे। क्लियर हो रही बात, तो वहां तो और इंटेंशन कैसे पता चलेगी ना फिर हमें कि पार्टीज ने क्या कर लिया, इसको वोकलाइज कर लिया अपने दरमियान। समझ रहे हो बात, मुंह खोल के बोल दिया, वोकलाइज कर दिया उन्होंने अपने दरमियान इसको, ठीक है जी। लेकिन अगर नहीं भी उन्होंने ये बात डिस्कस की है तो फिर पार्टी कोर्ट फिर अंदाजा लगाता है। देखो आज अगर हम इसको इस तरह से कर लेते, वही दोस्तों की बात कर लेते, तो दोस्त ने कहा था कि भाई तुम कल आओ मैच खेलने के लिए, और वो मैच खेलने के लिए उसने अदालत में चैलेंज कर दिया उसको। अब लेट से अदालत में खड़े हुए दोनों दोस्त, जैसा कि कहा क्या है, जैसा अभी इसने कहा था मैच खेलने आएगा, एग्री किया था इसने मैच खेलने नहीं आया, तो जज साहब अभी तो अगर देखा जाए तो इंटेंशन ही इंटेंशन है ना, अदालत का दरवाजा जब भी तो अदालत में खड़े हो। आज तो इंटेंशन है, उस वक्त देखनी है जिस वक्त कब क्या बनाया था, एग्रीमेंट बनाया था, उस वक्त पार्टीज क्या सोच गई। सो ऐसे केसेस में जहां इस तरह की कोई बात हुई भी नहीं होती इंटेंशन पे, तो जज फिर जरा रिलेशनशिप को देखता है कि पार्टीज के दरमियान प्रायर रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, घरेलू लोग हैं, आम बातचीत कर रहे हैं लेट से। सो मुझे बताओ, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के दरमियान जब एग्रीमेंट होगा तो उसमें इंटेंशन, कोर्ट जाने की इंटेंशन होने के चांसेस बता देता हूं, ज्यादा है कम है, 20%। कम है। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके जब डिटेल, तो हम देखेंगे जजेस का भी यही बिलीव होता है कि नॉर्मली इस तरह के एग्रीमेंट्स में इंटेंशन नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनको नजर आ जाती है। जैसे मियां बीवी का एक केस मैं जब पढ़ाऊंगा तसल्ली से, हैं केसेस है मियां बीवी के भाई, सही है। सो मैं उस वक्त पढ़ाऊंगा तसल्ली से, अभी सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। एक केस में मियां बीवी के दरमियान जब मामला तय हो रहे थे तो उस वक्त मामला बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल वो चांद सितारे तोड़ने वाले का दौर था। शादी हुए मेरे ख्याल से 2 साल हुए थे उस वक्त से, तब कुछ चीजें एग्री हो रही थी उनके दरमियान, सही है। सो अब बाद में जो है वो कोई खातून दूसरी आ गई, सही है, वो कुछ सना आ गई मेरे ख्याल से, एक तो बाहर है। उसकी वजह से हुआ ये कि बीवी ने जो है ना वो खुला का नोटिस भेज दिया तलाक के लिए।
उसमें उसने उस केस में जज से कहा कि जज साहब इसने मुझसे वो वाले पैसे प्रॉमिस किए थे, इससे कहें ये दे। तो जज ने जब मैटर्स को डिटेल में देखा तो जज ने कहा बीबी ये तो प्रॉमिस उस वक्त हुआ था जिस वक्त आपके दरमियान रिलेशनशिप क्या थे, बड़े अच्छे स्मूथ थे, तो मुझे उस प्रॉमिस में कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नजर नहीं आ। आज तो है बेशक आप खड़ी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये बातें तय हो रही थी वो चांद सितारे तोड़ने वाला दौर था। उस वक्त आप लोगों के महमो गुमान में भी नहीं था कि आज आप यहाँ खड़े हुए हो। लेकिन एक और केस हुआ मियाँ बीवी का, उसमें जब दूसरी खातून आ चुकी थी उसके बाद दोनों मियाँ बीवी में एक एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब रिलेशनशिप में क्या आ चुका है, क्रैक आ चुका है, उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है। यहां जज को सफिशिएंट इंटेंशन नजर आई। तो अब जो तुम पूछ रहे थे कि कौन से एग्रीमेंट को लेकर जा सकते हैं कौन से को नहीं लेकर जा सकते, तो आई होप ये थोड़ी सी चीज तुम्हें क्लियर हुई होगी कि भाई साथ में क्या होनी चाहिए। अब वो जो दोस्त थे वो बुलाने आया था कि मैच खेलेंगे हम, तो ना उसमें क्या थी, कंसिडरेशन थी, ना क्या थी उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन थी। लेकिन अगर पीएसएल का मैच हो रहा है, एक बिजनेसमैन ने एक टीम स्पॉन्सर की हुई है, जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज, वहीं से बुला सकते हैं हम, ठीक लेकिन जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज से हम कोई प्लेयर बुला रहे हैं, कमिट कर रहा है वो, बाकायदा पैसे ले रहा है इस चीज के, तो देख लो अब एग्रीमेंट भी नजर आ रहा है हमें। उन दोस्तों के कंपैरिजन में अगर हम इस क्रिकेट के मैच के एग्रीमेंट्स को देखें हम, तो हमें एग्रीमेंट भी नजर आ रहा है, कंसिडरेशन भी नजर आ रही है। और क्योंकि खाला मामू फुफा चचा का बेटा नहीं है वो, ठीक है, वो एक कमर्शियल प्लेयर है, आप एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, कमर्शियल टीम बना रहे हो, पीएसएल इज हाईली कमर्शियल, ऐसा ही है ना भाई। सो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कमर्शियल पार्टीज के दरमियान तो जज कहता है इंटेंशन यूजुअली नजर आती है। तो अब अगर वो प्लेयर बैकआउट करता है न्यूजीलैंड की टीम की तरह से, नहीं नहीं कराची में जाने से डर लग रहा है, मैच खेलने से डर लग रहा है, नहीं मुझे घर जाना है, वापस जाना है, सही है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, आराम से फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, तो एक छोटी सी अब इक्वेशन देख लेते हैं। एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन होगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होगी, ये तीन चीजें क्या बना देंगी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देंगी। और अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और अगर कोई पार्टी अदालत में लेकर चली भी जाती है उस मैटर को, तो कोर्ट पहली हियरिंग में ऐसे केसेस को क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, क्योंकि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से वो क्या हो जाती है, फिर चीजें बाहर हो जाती हैं, क्योंकि लॉ कॉन्ट्रैक्ट का है, एग्रीमेंट का नहीं है, प्रॉमिस का नहीं है। अच्छा जी, एग्रीमेंट के साथ ये दो चीजें बेसिकली लेकर क्या आ रही हैं, लीगल बाइंडिंगनेस। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं अभी तो ज़ाहिर डिटेल नहीं पढ़ा रहा तुम लोगों को, तो अभी सिर्फ फूड फॉर थॉट के तौर पर ऑफर और एक्सेप्टेंस को मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोलूंगा। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टेटमेंट 1 बोलती है हमें F4 पढ़ना है, स्टेटमेंट क्या हो गई, 1 हो गई। सामने से वाली पार्टी कहती है ठीक है हम पढ़ाएंगे F4, अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है आ जाओ, ये क्या हो गई, एक्सेप्टेंस, स्टेटमेंट 2। एक ऑफर हो गई, ये क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। कोई गन्ने का जूस वाला खड़ा हुआ, आपने जाके बोला कि एक ग्लास जो है, पहले आपने इंक्वायर किया कि छोटा ग्लास कितने का, बड़ा ग्लास कितने का, उसने बता दिया, फिर आपने कहा बड़ा ग्लास बना दो, दैट वाज व्हाट स्टेटमेंट 1, ठीक है। उसने कहा आपसे कि ठीक है बना देता हूँ, या आपके लिए क्या किया, बनाया और उसने वहां रख दिया, ये क्या हो गया, उसका स्टेटमेंट 2 हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। सही, तो इसको इंशाल्लाह हम और डिटेल में देखेंगे जब हम डिटेल में चीजों को कवर करेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हें कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया, जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लास कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है पार्टीज के दरमियान, और वो लीगल बाइंडिंगनेस कैसे आती है वो भी हमने देखा। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं, काउंट करो कौन कौन से होते हैं, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फुल फ्लैश्ड इंशाल्लाह हमारी क्लास कब होगी, अब वेंसडे को। तो कोई क्वेश्चन वगैरह आपके जहन में तो प्लीज पूछ लें। आज के लिए इतना ही है, हाँ आज के लिए इतना ही है। मैंने असल में अभी 7:30 बजे ना पिछले वालों को क्यूरी क्लास के लिए बुलाया हुआ है।
तो वो उस समय ने मुझसे कहा था कि सर वेंसडे कर दें या मंडे कर दें, तो मैंने कहा मंडे कर दो, मैं मंडे को इंट्रोडक्शन तो दे दूंगा बच्चों को। तो अब मुझे अच्छा, आपको यही डेज सही लगते हैं, मंडे और वेडनेसडे? मेरे यही रहते हैं शुरू से ना। हाँ, तो उसमें ये है कि इस मैं हिलाता भी नहीं हूँ कोशिश करके अपने डेज को। उसमें फिर जैसे ये और ये F7 पढ़े, सरफाद पढ़ा रहे हैं ना, F6 पढ़ रहे हो सरफाद सर अपने फैजान फारूक, तो उनको भी कोई मसला नहीं होता, तो कंसिस्टेंसी रहती है फिर। हाँ, मॉर्निंग की F7 की क्लास का क्या? ज्वाइन करवाऊंगा जब शुरू होगी। हाँ, ये नहीं। उसका बिल्कुल कुछ नहीं होता मुझे ना। ठीक है सर, नेक्स्ट इंशाल्लाह। नाम बताओ अपना। अनस हरम, ठीक है जी। तुम तो अपना वो तुम्हारा नाम था अरनाब, अरनाब कहाँ से आ गया है? अबनार, सही है। ABNAR, अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। नाइस मीटिंग यू। टेक केयर। आ जाओ टाइम। थोड़ा बहुत मुश्किल हो क्योंकि पेपर होगा 21st। सही है, बेस्ट ऑफ लक। और वही क्लास में सकता है। वो क्लास देख कर आना फिर ना। हाँ लेकिन वो सब खा भी जाओ। चलो, अच्छी बात। कितना बेजार हुआ होगा। बस अल्लाह हाफिज। और मुझे एक पेंसिल भी कर दो भाई। 1 मिनट है। चलो,